वेलकम टू एडुशिरन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं फिर सिक्रीट होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, एक ओवरव्यू लिया था कि कहाँ वो सिचुएटेड है, कैसा उनका स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं फ्रॉम हेड और फिर डाउनवर्ड्स इंफीरियर साइड हमने देखा था। आज हमें उनका फंक्शन पढ़ना है और हम स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज कर लेंगे जब हम फंक्शन साथ में पढ़ेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ग्लैंड हमने सबसे पहले देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने ये भी देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इसका भी एक और मालिक है मास्टर, वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, आसानी होगी। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से लगा होता है पिट्यूटरी। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। हाँ, हाइपोथैलेमस से लगा होता है पिट्यूटरी। ये एरिया हाइपोथैलेमस है और ये वाला एरिया पिट्यूटरी है। ये वाला जो एरिया है ये पिट्यूटरी है, ये वाला एरिया है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे नॉर्मली 10 हार्मोन से सीक्रेट होते हैं। बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं, पूरा हार्मोन्स का नाम हम नहीं पढ़ेंगे। 10 हार्मोन से सीक्रेट होते हैं। तो वो 10 हार्मोन्स में से 7 और 3 में हम डिवाइड करेंगे। 7 हार्मोन ऐसे जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से या सिंपली पिट्यूटरी से क्या करते हैं? रिलीज करवाते हैं कोई दूसरा हार्मोन। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को या तो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से या तो हार्मोन सीक्रेट करवाते हैं या उनके सीक्रेशन को रोकते हैं। यहां ऐसे समझिए, H मतलब हाइपोथैलेमस, P मतलब पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से 7 ऐसे हार्मोन आएंगे जो पिट्यूटरी से कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट करवाएंगे। इन्हें कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग मतलब ये काम कर रहे हैं पिट्यूटरी पे और कोई हार्मोन रिलीज करवा रहे हैं। वही रिलीज मतलब मैं प्लस कर दे रहा हूं। वही 3 हार्मोन ऐसे आएंगे जो कि सिक्रीशन को रोकेंगे, तो उनको बोलेंगे इनहिबिटिंग मतलब इनहिबिशन मतलब रोकना। तो ये हार्मोन्स हो जाएंगे हाइपोथैलेमस के। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमें पढ़ना है कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन GH। क्या? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉडी में ग्रोथ करवाएगा। ओवरऑल पूरी तरीके से बॉडी की हाइट बढ़ाता है और सेल की भी ग्रोथ कराता है, पर्टिकुलर ऑर्गन की भी ग्रोथ कराएगा, पूरे बॉडी की भी ग्रोथ कराएगा। बोन्स लंबे होंगे तभी हाइट बढ़ेगी। तो बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी है। तो ये तो पिट्यूटरी से निकलता हुआ एक ग्रोथ हार्मोन, मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, उससे एक हार्मोन निकल रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी में ग्रोथ कराता है। अब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जो कि इस श्रेणी में आता है, इस कैटेगरी में, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये एक हार्मोन है GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग मतलब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है फैक्टर, जो कि निकलता है हाइपोथैलेमस से, काम करता है पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी से फिर इन टर्न अगेन इट्स वर्क फॉर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये एक GRF हो गया। अब आपको समझ में आया होगा। और ये जो 3 इनहिबिटिंग है उसमें से एक है GHIF। अब आपको समझ में आ गया होगा। रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। ऐसे ही और भी हैं, पर यहां पढ़ना कोई उसका औचित्य नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। तो हमने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। अब आगे देखें कि हमें यह भी पढ़ना है कुछ हार्मोन्स के बारे में कि अगर कमी हो जाए तो क्या होता है उस हार्मोन का बॉडी में, और अगर बढ़ जाए तो क्या होता है। तो देखिए, अगर पिट्यूटरी हार्मोन बचपन में, चाइल्डहुड में पिट्यूटरी हार्मोन की कमी हो जाए, मतलब पिट्यूटरी से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन की अगर चाइल्डहुड में कमी हो जाए तो वो हो जाता है ड्वार्फिज्म। चाइल्डहुड में कमी हो जाए तो। अगर चाइल्डहुड में बढ़ जाए, ये तो था माइनस कर रहा हूं, मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई। अगर चाइल्डहुड में बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं?
जिजेंटिज्म, जैसे एक्सेसिव ग्रोथ, बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ, हाइट बड़ी हो जाएगी, बॉडी मस्कुलर बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा क्योंकि ज्यादा निकल रहा है। और कम निकलेगा ग्रोथ हार्मोन तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, जिसे नाटा कहते हैं, या छोटा हाइट हो जाएगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ। यही ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में अगर ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगैली, जो कि द ग्रेट खली को है। आपने देखा होगा जबड़ा बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, बॉडी की बहुत एक्सेसिव ग्रोथ है, एक्रोमेगैली। एडल्ट में कम होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि एडल्ट वो तभी बना होगा अच्छा एडल्ट, एक नॉर्मल एडल्ट, जब ग्रोथ हार्मोन का नॉर्मल होगा। ग्रोथ हार्मोन जब नॉर्मल होगा तभी तो वो एडल्ट नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसमें कम की बात नहीं करते हैं, जनरल एडल्ट में ज्यादा होता है ग्रोथ हार्मोन तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां समझा किसका हाइपोथैलेमस का समझ लिया कि क्या काम है, उसके हार्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बाकी सबको कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब एक आता है पीनियल ग्लैंड, जो ये ब्रेन में पीछे के साइड प्रेजेंट है। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था पिछले लेक्चर में। तो पीनियल ग्लैंड काम करता है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह, मतलब आपका स्लीप और वेक साइकिल, बॉडी को कब सोना है कब जगना है, ठीक है, एक नेचुरल रिदम में इसका रिदम मेंटेन करता है, रिदम। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। भाई हम लोग क्या है, डायर्नल एनिमल है, ह्यूमंस। दिन भर काम करेंगे, रात में हम सोते हैं। हमारे अपोजिट कुछ एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे हैं, जो जैसे इंसेक्ट्स और भी बहुत सारे, जो कि नॉकटर्नल होते हैं, मतलब दिन में सोएंगे रात में जगेंगे। तो हम हैं डायर्नल एनिमल, मतलब रात में रेस्ट के लिए, स्लीप के लिए, और काम जो होता है, बॉडी काम करती है वो दिन में करती है। तो उसको मेंटेन कौन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। कौन करता है, पीनियल ग्लैंड, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड का ये फंक्शन हो गया। अगला जो देखते हैं, अगला जो ग्लैंड है वो आता है, उससे थोड़ा नीचे आए तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने बताया था एंटीरियर सरफेस, नेक के आगे वाले एंटीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर, साउंड बॉक्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, इसका स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर में देखा था, बटरफ्लाई शेप्ड होता है, और ये रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का काम क्या है, तो ये हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म में काम है इसका, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। अब हमने पढ़ा था कि लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट सम ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। बॉडी को लिविंग स्टेट में रखने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते रहती हैं, हर टाइम ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो वो जो रिएक्शंस है, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस, कुछ चीजें बन रही होंगी जैसे ग्लूकोज, कुछ चीजें टूट रही होंगी जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लूकोज भी टूटती है जब एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी बनाने में। ठीक है, तो सब जो भी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है, कुछ बनने का कुछ टूटने का, सब मेटाबॉलिज्म है। और उसी मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, अब थायरॉक्सिन बनाने में काम आता है आयोडीन। इसलिए आपने ऐड में देखा होगा कि नमक में आयोडीन है। ठीक है, कोई ऐड में टाटा नमक, सॉल्ट जैसे भी है, और जो भी कोई भी ब्रांड हो, ठीक है, तो यहां कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, कोई भी आप ब्रांड एज्यूम कर लें, तो उसमें क्या है, सॉल्ट में नमक खाने के लिए बोला जाता है। जिस एरियाज में मान लीजिए ऐसा है जहां के पानी में आयोडीन नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि नमक में आयोडीन की मात्रा सही नहीं है जितना बॉडी को चाहिए, तो वहां के लोगों को ग्वाइटर होता है। ठीक है, ग्वाइटर। पहला क्या है, थायरॉक्सिन बनने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए, आयोडीन। जब भाई उसे आयोडीन मिलेगा तो वो थायरॉक्सिन बनाएगा। अब आयोडीन की कमी हो गई तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, अगर आयोडीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर आयोडीन की कमी हो गई, थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाएगी, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो होता है एक डिजीज जिसे कहते हैं ग्वाइटर। ये क्या डिजीज है, ग्वाइटर में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई। ठीक है,
तो इसे कंपनसेट करने के लिए थायराइड ग्लैंड अपने साइज को बढ़ा लेता है, और जब साइज को बढ़ा लेता है तो नेक के अराउंड एक स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा सोलर नेक हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, ग्वाइटर। ठीक है, तो ये तब हुआ जब थायरॉक्सिन की कमी हुई। कैसे हुई? आयोडीन की कमी हुई। और भी बहुत रीजन से थायरॉक्सिन की कमी हो सकती है, जो कि बॉडी में इंटरनल रीजन हो, मतलब आयोडीन तो आप बाहर से लेते हैं तो वो कमी हो, अगर इंटरनल रीजन से भी हो तो भी ग्वाइटर हो सकता है। अगर थायरॉक्सिन बढ़ गया, ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, आप ये बात समझिए, देखिए इसे समझ सकते हैं। थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का कोई फंक्शन, क्या फंक्शन है, हार्मोन सिक्रीशन, और हाइपर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा सिक्रीशन हो गया किससे, थायराइड ग्लैंड से। ऐसे ही किसी के आगे हाइपो लगा हो प्रीफिक्स, हाइपो मतलब कम सिक्रीशन, जैसे हाइपर पिट्यूटरिज्म मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा सिक्रीशन हो गया, वही हाइपो लगा तो मतलब कम सिक्रीशन हो गया। तो हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है, जब कैंसर हो जाए। कैंसर क्या है, सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। आपके बॉडी में सेल का ग्रोथ एकदम रेगुलेटेड है कि कितने सेल्स एक टाइम पे बनने चाहिए, और अगर ज्यादा बनते हैं तो फिर उन्हें प्रोग्राम सेल डेथ के तहत मार दिया जाता है, डेथ हो जाती है उनकी, वो भी प्रोग्राम होता है, सेल के पास इंफॉर्मेशन डीएनए में रहता है। ठीक है, कैंसर तब होता है जब वो पूरा पाथवे बेकार हो जाए और सेल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चेक के मल्टीप्लाई करते जाएं और बिलियन और बिलियन सेल्स बनते जाएं। ठीक है, तो वो कैंसर हो जाता है। अब क्या है, सेल बढ़ेंगे थायराइड में, थायराइड ग्लैंड में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा सिक्रीशन करेगा, और ज्यादा सिक्रीशन करेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जो कि एक कैंसर का भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया थायराइड ग्लैंड के बारे में भी। अब अगला ग्लैंड है थाइमस। थाइमस मैंने आपको बताया था हार्ट के ऊपर आपके होता है थाइमस ग्लैंड, इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है और बच्चों में होता है, और जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज तक आते आते खत्म हो जाता है बिल्कुल। क्यों खत्म होता है, क्योंकि शुरुआत में ये बॉडी को इम्यूनिटी देता है। हाँ, मैंने बताया था WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है लिम्फोसाइट्स, वो बनाता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, वो अभी आपके पढ़ाई के इस स्कोप में नहीं है, पर टी और बी लिम्फोसाइट, और मैं सिंपल लिख देता हूं WBC बनवाता है थाइमस ग्लैंड, जो कि यहां प्रेजेंट होता है हार्ट के थोड़ा सा ऊपर, तो वो WBC बनवाता है। ठीक है, और एजिंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जब आप बच्चे होंगे, चिल्ड्रन एज में होंगे, एडोलेसेंस में जाएंगे, प्यूबर्टी में जाएंगे, तो वो अपने पीक पे रहता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से WBC बना रहा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एज के साथ वो क्या होता है, कम होते जाता है, श्रिंक होते जाता है, और एक टाइम पे आके खत्म हो जाता है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड में अगर मान लीजिए एक हार्मोन की, वो हार्मोन को वो सिक्रीट करता है, अगर उसके हार्मोन में सिक्रीशन में कमी आ जाए, तो कमी आ जाए इसका मतलब क्या है, हाइपो सिक्रीशन हुआ। तो हाइपो सिक्रीशन से क्या होगा, इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा, बॉडी में इम्यूनिटी यही तो प्रोवाइड करता है, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा बूढ़े लोगों में उनको ज्यादा अच्छे से रखना पड़ता है सर्दी में, गर्मी में, कि वो जल्दी बीमार ना पड़े। क्यों, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। क्यों, क्योंकि थाइमस ग्लैंड अब बॉडी में नहीं है, या है तो बहुत रेमिनेंट फॉर्म में है, बहुत कम फॉर्म में है, और फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वैसे ही अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर सिक्रीशन हो जाए थाइमस ग्लैंड का, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। कैंसर के केस में ये हाइपर सिक्रीशन हो सकता है। ठीक है, और कैंसर का केस ना हो, हाइपर सिक्रीशन हो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि WBC ज्यादा बनने लगेंगे, ज्यादा बनने लगेंगे, तो ये एक कैंसर का टाइप है। और ये भी है कि WBC ज्यादा बनेंगे तो वो अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करेंगे। ठीक है, WBC का काम क्या है, अटैक करना बस। जो फॉरेन बाहर से कोई चीज आती है, मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस, तो उसे मारता है। ठीक है, अगर बॉडी में सेल ज्यादा हो जाएंगे तो बॉडी कुछ तो करेगा कि वो सेल के नंबर को कम किया जाए, तो वो क्या करेगा, WBC जो बने हैं वो अपने आप खुद को मारेंगे और दूसरे सेल्स को भी मारेंगे, इससे बॉडी में डिजीज पैदा होगी। ठीक है, तो ये हो गया थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब अगला है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, हमने पिछले लेक्चर में इसका
स्ट्रक्चर देखा था, कहाँ प्रेजेंट है ये भी देखा था। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइल के जस्ट बगल में उसका क्या है, हेड है, फिर ट्रंक है, टेल है, ठीक है। तो पेंक्रियास, पेंक्रियास पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पेंक्रियास के दो पार्ट होते हैं, सॉरी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो डक्ट में अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एंडोक्राइन पार्ट में आता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इंसुलिन के साथ साथ एक और सिक्रीट होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, मतलब अपोजिट काम करते हैं। जो काम इंसुलिन करेगा उसके जस्ट उल्टे ग्लूकेगॉन करेगा। तो इनका काम क्या है, देखिए इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन बॉडी में सेल्स में, बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। मैंने बताया था कि बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ठीक है। आपने जो डाइजेशन खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, उससे ग्लूकोज बना, अल्टीमेटली ग्लूकोज बना, और वो फिर ब्लड में अब्सॉर्ब होता है आपके आंत से, एलिमेंट्री कैनाल से, इंटेस्टाइन से वो ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद इंसुलिन रिलीज होता है पेंक्रियास से, और वो इंसुलिन क्या करता है, सेल के पास जाता है और वो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये किसका काम है, इंसुलिन करवाता है। किस पे काम करके, सेल के ऊपर काम करता है और सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजता है। समझ में आ गया। तो ये क्या काम करता है इंसुलिन, देखा जाए तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम करता है। कैसे कम करता है भाई, ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल में ट्रांसफर कर दिया, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करता है। जस्ट इसका अपोजिट करता है ग्लूकेगॉन। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। सेल ग्लूकोज ना ले पाए इसका प्रबंध कौन करता है, ग्लूकेगॉन। सेल को ग्लूकोज लेने से रोकता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बनाकर रखता है, ठीक है। दोनों जरूरी है, जब जिसका जरूरत पड़ता है वैसे उनका सिक्रीशन होता है। दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है, सेल को देता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ये हो गया। अब मान लीजिए इंसुलिन के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्लूकेगॉन तो आपको बस बताने के लिए मैंने समझा दिया, मेन फोकस हमारा यहाँ पे इंसुलिन पे। इंसुलिन से आपने सुना होगा, बहुत कॉमन बीमारी आजकल हो गई है, बहुत डेंजरस है, दिवाली गिफ्ट है। मतलब एक बार वो हो गया तो उसके साथ पीछे लड़ी लग जाती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डायबिटीज, मधुमेह, डायबिटीज है क्या, दो तरह की होती है, एक्चुअली दो तीन तरह की होती है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन के कारण जो होती है वो दो तरह के हम पढ़ेंगे डायबिटीज। देखिए क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट हुआ, ठीक है। इंसुलिन मान लीजिए कम सिक्रीट हुआ, या पहले समझ लीजिए आप, इंसुलिन नॉर्मल मात्रा में बढ़िया से सिक्रीट हुआ सेल, और ये घूमते घूमते सेल के पास गया। इंसुलिन क्या हुआ, इंसुलिन ये घूमते घूमते मस्त सेल के पास गया। सेल अब क्या हुआ, ये सेल के आसपास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, रक्त कोशिकाएं, उससे रक्त सेल में जा रहा है, ठीक है। सेल के आसपास ब्लड है, इंसुलिन सेल पर काम करता है और ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर, बाहर ब्लड में ग्लूकोज है, वहां से कहां आता है, सेल के अंदर आता है। इस कंडीशन में समझिए कि इंसुलिन मस्त घूमता फिरता आया सेल के पास, यहां पर ग्लूकोज पहले से है, ठीक है। बस वो इंतजार कर रहा है, लाइन लगा के बैठा है कि भाई इंसुलिन आएगा, ताला खोलेगा और हम सेल के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल भाषा में एकदम समझिए। लेकिन इंसुलिन यहां आया और देखा कि उसके पास जो चाबी है उससे तो ताला खुलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या कि सेल इंसुलिन को पहचानने से मना कर देती है कि हम आपको नहीं जानते, इसीलिए आप जो भी काम करना है वो नहीं हो सकता है। और काम क्या है, ग्लूकोज का अपटेक। तो क्या होता है, सेल ग्लूकोज नहीं ले पाता है क्योंकि इंसुलिन सेल पर काम नहीं कर पा रहा है। ग्लूकोज जब सेल में नहीं जाता है तो ग्लूकोज कहां बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि ग्लूकोज अगर सेल के अंदर नहीं जाता है तो कहां जाएगा, ब्लड में ही रहेगा, और ब्लड में रहेगा तो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। आपने देखा इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक नहीं करवा पा रहा है, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ा। ये क्या है, डायबिटीज, मधुमेह। ये है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, समझ रहे हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज है। एक तरह का डायबिटीज ये होता है
कि भाई सेल भी एकदम बढ़िया है, ग्लूकोज भी आने के लिए तैयार है, सेल भी इंसुलिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई आप आइए, ताला खोलिए और ग्लूकोज को अंदर ले जाइए। ठीक है, पर इस बार ताला भी सही है पर इंसुलिन के पास चाबी नहीं है कि वो खोल पाए। इसका मतलब इंसुलिन मात्रा में बहुत कम है, मतलब हाइपोसिक्रीशन हुआ है, कम सिक्रीशन हुआ है, इसलिए जितना ग्लूकोज अंदर जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है। अब जितना नहीं जा पा रहा है ग्लूकोज जितना जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे भी एक डायबिटीज हो गया, क्योंकि डायबिटीज इज क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, तो ये भी डायबिटीज है। तो ये दो टाइप के डायबिटीज आपने समझ ली। ठीक है, अब ग्लूकागॉन जो इंसुलिन के लिए पढ़ा, जस्ट रिवर्स ग्लूकागॉन के लिए। अगर ग्लूकागॉन बढ़ गया मतलब ये क्या करेगा, बढ़ गया मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। अगर ग्लूकागॉन घट गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटा देगा। वैसे ही इंसुलिन अगर बढ़ गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कर देगा, जस्ट अपोजिट। और अगर इंसुलिन घट गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पेंक्रियास के बारे में, डायबिटीज के बारे में हमने समझ लिया। अब अगला आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड मैंने बताया किडनी आपके यहाँ पीछे आगे तो आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। किडनी पीछे पीछे की तरफ इधर यहाँ प्रेजेंट होती है, और किडनीज के जस्ट ऊपर एड्रेनल ग्लैंड या सुप्रारेनल। सुप्रारेनल मतलब सुप्रा मतलब ऊपर और रेनल मतलब किडनी, तो एड्रेनल या सुप्रारेनल ग्लैंड। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड वो क्या करवाता है, हार्मोन से सिक्रीट करता है, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और क्या करता है, सॉरी एल्डोस्टेरॉन, हाँ एल्डोस्टेरॉन भी, और एपिनेफ्रिन और साथ में मैं छोटा लिख देता हूं नॉर, मतलब नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, या एपिनेफ्रिन को कहते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स हो गए, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एल्डोस्टेरॉन। वैसे यहां पर एल्डोस्टेरॉन की जरूरत नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि ये बॉडी में वाटर बैलेंस को बना के रखता है। एल्डोस्टेरॉन मैंने मिटा दिया क्योंकि इस टाइम पे आपको इसकी जरूरत नहीं है, पर समझ लीजिए एल्डोस्टेरॉन बॉडी में वाटर बैलेंस बना कर रखता है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये क्या काम करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और क्या करते हैं कि ये इमरजेंसी हार्मोन्स है, मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट, ये तीन सिचुएशन में काम आते हैं। जैसे कि कहीं आपको कहीं दौड़ना है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, समझ रहे हैं, जैसे आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन तो है, तो उसमें क्या होता है, उससे पहले कि आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, पानी प्यास लगती है, थर्स्ट, गला बहुत सूखता है, ठीक है, स्किन हल्की हल्की ड्राई जैसे लगती है, और बटरफ्लाई लगता है, पेट में बटरफ्लाई उड़ रही है, ठीक है, और नोजिया होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एड्रेनालिन सिक्रीट हो रहा होता है, आपको इमरजेंसी के लिए, एग्जाम के लिए वो तैयार कर रहा होता है, इसलिए ये सब काम वो करता है। तो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हमने समझ लिया। अब क्या है, आखिरी जो हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स में, वो है गोनैड्स। तो गोनैड्स का क्या है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ठीक है, कहां प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, मेल के केस में टेस्टिस स्क्रोटम सैक में, स्क्रोटम में, और फीमेल में ओवरीज अंदर ही प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो यहां से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन, और यहां से रिलीज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। मेल में जितने भी मेल वाले कैरेक्टर्स हैं वो इसके कारण है, फीमेल में जितने भी फीमेल वाले कैरेक्टर्स हैं वो इसके कारण है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, स्पर्म प्रोडक्शन, समझ रहे हैं, मेल जर्म सेल स्पर्म प्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। ओवरी से क्या निकलता है, एग में क्या होता है, एक स्टेज में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है स्पर्म प्रोडक्शन में, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और यहाँ एग के कारण एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा
डिफरेंस है दोनों में सिक्रीशन में, ठीक है। तो हमने ये समझा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज से एस्ट्रोजन, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल में जितने भी कैरेक्टर है टेस्टोस्टेरोन से, फीमेल में जितने भी कैरेक्टर है एस्ट्रोजन से, ठीक है। तो एक हमारे मन में ये डाउट आएगा कि ये तो प्यूबर्टी में होता है, जब 12, 13, 14 साल के अराउंड, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन मेल में चालू होता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल में चालू होता है। तो बचपन में कैसे भाई मेल फीमेल कैसे डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि मेल कैरेक्टर ये बनाता है, फीमेल कैरेक्टर ये बनाता है। तो जब पेट में होंगे तब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तो प्यूबर्टी में आता है, बात समझ रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन प्यूबर्टी में रिलीज होता है। पर जब पेट में है बच्चा तब भी तो कुछ कैरेक्टर्स चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मेल के डेवलपमेंट के लिए, फीमेल के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन चाहिए। तो अलग से पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग से ये रिलीज करवाए जाते हैं, ठीक है। होते गोनैड्स सही है, पर जब मां के पेट में बच्चे होते हैं, मेल हो या फीमेल, तो पर्टिकुलरली फीमेल में एस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए साथ में एक और यहां रिलीज होता है फीमेल के केस में, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसे कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और वो अबॉर्शन को रोकता है। समझ में आ रहा है कैसे? प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है, वो क्या करता है? प्रेगनेंसी हार्मोन, मतलब जब स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो जाके बच्चादानी या यूटेराइन में जाके, यूटेरस में जाके वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है, जाइगोट, एक सेल स्टेज जिससे हम अब सब अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जाइगोट वो इम्प्लांट हो गया यूटेरस में। अब यूटेरस में इम्प्लांट हो गया तो स्टेबिलिटी उसको चाहिए, इम्प्लांट हो गया तो भाई अगले 9 महीने वो ग्रो करेगा, तो ग्रो तो करेगा लेकिन यूटेरस में स्टेबिलिटी तो चाहिए। पता चला यूटेरस में हो गए बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस, तो वो क्या होगा? वो इम्प्लांट जो हुआ है वो वहां से छूट जाएगा और फिर डेथ कर जाएगा। इसीलिए ये इसका काम आता है प्रोजेस्टेरॉन का। ये क्या करता है? 9 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है, और अबॉर्शन को रोकता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब कुछ अलग एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, जैसे हार्ट से कुछ निकलता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर पे काम आता है। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलते हैं, मतलब डाइजेशन वाले ट्रैक्ट से, आपके माउथ से एनस तक, एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेशन में काम आते हैं, ठीक है। आपके किडनी से भी निकलते हैं। आपके किडनी से निकलता है इरिथ्रोपोइटिन। वो क्या करता है? इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट्स से आया है, इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है हार्मोन, वो क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितना आपके सिलेबस में था उतना हमने हार्मोन्स के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।